एक शाहपुर नाम का गांव था। उस छोटे गांव में रामू का परिवार एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सीमा, बेटा चिंटू और उसकी माँ रहती थी। उसी गांव में चंपकलाल सेठ रहता था। वो बहुत कंजूस और कपटी था। उसका एक बॉम्बे वड़ा पाव का ठेला था। रामू उसी ठेले पे काम करता था। एक दिन रामू अपना सारा काम खत्म करके घर आता है। तब उसे सीमा परेशान दिखाई देती है। तब रामू, जी सुनिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। माँ जी और चिंटू भूखे हैं। क्या आप आज राशन लाए हैं ताकि मैं उनके लिए कुछ खाना बना सकूं? मुझे पता है सीमा, पर मैं क्या करूं? सेठ का व्यवहार बहुत बुरा है। वो मुझे बहुत कम पैसे देता है और ऊपर से बहुत ज्यादा काम करवाता है। आज तो उसने मेरा वेतन भी नहीं दिया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ऊपर से सब भूखे हैं। मैं तुम सबको ऐसे भूखे सोने भी नहीं दे सकती। मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं अभी सेठ के घर जाकर उससे कुछ पैसे उधार मांग कर लाता हूँ। ठीक है, आप जाकर आइए। मैं तब तक चूल्हा जलाकर रखती हूँ। माँ, खाना कब बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सीमा का दिल बैठ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे से कहती है, थोड़ी देर और बेटा, तुम्हारे पापा गए हैं। वे कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सब्र करो। सेठ की हवेली पर। सेठ जी, कुछ काम था। क्या है? जल्दी बोल। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम गरीबों की बातें सुनता फिरूं। जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे घर पर भूखे हैं। कृपया दया कीजिए सेठ जी। तभी वहाँ सेठ की पत्नी आती है। वाह रे रामू, काम तो होता नहीं तुमसे और पैसे मांगने चले आए हो। चलो यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक कहा तुमने भाग्यवान। इन गरीबों की आदत ही होती है भीख मांगने की। मैं भीख नहीं मांग रहा मालिक, बस मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। चाहे तो आप उन्हें मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए, पर आज मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। तभी सेठ की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भिखारी रोज आएंगे तो क्या आप उन्हें हमेशा देते फिरेंगे? ऐसा करेंगे तो कहीं हम ही भिखारी ना हो जाएं। इस रामू को अभी के अभी काम से निकाल दीजिए। ये किसी काम का नहीं है। ठीक कहा तुमने भाग्यवान। ए रामू, तुम्हें अब काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तभी रामू बहुत दुखी हो जाता है और सेठ के पैरों पर गिरकर कहता है, दया कीजिए सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। मैं क्या करूंगा? ऐसा कहकर वो सेठ के पैर पकड़कर रोने लगता है। पर सेठ उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। ये ले तेरे बचे हुए पैसे और यहां से निकल जा, वरना मैं अपने आदमियों से कहकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। चल भाग यहां से। रामू मारने की धमकी से डर जाता है और पैसे उठाकर वहां से चला जाता है। वो सीधे एक दुकान पर जाता है। किराने की दुकान पर वो कुछ सामान खरीद लेता है और घर के लिए निकल जाता है। घर में सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गया, अच्छा हुआ। क्या आप सामान ले आए? हाँ सीमा, मैं ज्यादा तो नहीं ला पाया, पर इससे हमारा कुछ दिनों तक गुजारा हो जाएगा। तुम जल्दी से खाना बना लो, सब भूखे हैं। सीमा सारा सामान निकालती है और खाना बना लेती है। फिर वो सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। सब खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। पर रामू को नींद नहीं आ रही थी। जी, आप अभी तक सोए नहीं? क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है क्या? मैं कब से देख रही हूँ। आप जब से आए हैं तब से चिंतित लग रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे बताइए क्या बात है? आपके सुख दुख में साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। तभी रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सेठ के घर में जो कुछ भी हुआ था वो सब सीमा को बता देता है। सीमा, अब सब कैसे होगा? घर का राशन, माँ की दवाइयाँ, चिंटू की पढ़ाई, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बस आप ठीक रहें। बातें करते करते वे लोग सो जाते हैं। सुबह के समय रामू की पत्नी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ सीमा? सुबह सुबह क्या सोच रही हो? सुनिए जी, मेरे पास एक तरकीब है। सोचिए, आप सेठ के यहाँ काम करके सब कुछ सीख गए हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से वड़ा पाव बना लेते हैं।
क्या हम वड़ा पाव का ठेला लगाकर वड़ा पाव बेच सकते हैं? पर ये सब इतना आसान नहीं है। वड़ा पाव का ठेला लगाने के लिए पैसे तो लगेंगे, वे कहाँ से आएंगे? आप मेरी बात सुनिए। ये झुमके आप सुनार के पास ले जाइए और इन्हें बेच दीजिए। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनका उपयोग हम अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत के लिए कर सकते हैं। रामू सीमा की बात सुनता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से सोने के झुमके सीमा को वापस देता है और कहता है, मैं तुम क्या कह रही हो सीमा? मैं आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया और अब तुम अपने बचे खुचे सोने के गहने भी मुझे दे रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ तो आपका आधा दुख मेरा भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारा वड़ा पाव का ठेला अच्छी कमाई करने लगेगा तब आप मेरे लिए फिर से सोने के गहने बनवा देंगे। लेकिन अभी के लिए आप इन्हें जाकर बेच दीजिए। रामू मन मार कर वे गहने ले लेता है और गांव में बनी सुनार की दुकान पर चला जाता है। मुझे ये गहने बेचने हैं, कृपया इन्हें लेकर मुझे इनके बदले पैसे दे दीजिए। सुनार सोने की अच्छी तरह जांच करता है, फिर उन्हें अपने पास रख लेता है और बदले में रामू को पैसे दे देता है। रामू पैसे लेकर बाजार पहुंच जाता है और उनसे अपने ठेले के लिए जरूरी पुराना सामान कम कीमत में खरीद लेता है। वो कुछ पैसे बचाकर रख लेता है और फिर घर के लिए निकल जाता है। सीमा, जरा बाहर तो आओ, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ। सीमा घर से बाहर आती है और देखती है कि बाहर रामू सामान के साथ खड़ा है। उसके पास लकड़ी का एक पुराना ठेला था और उसके हाथों में 2 बड़े थैले थे जिनमें वड़ा पाव बनाने की सामग्री रखी हुई थी। अच्छा हुआ आप सारा सामान ले आए। सीमा और रामू मिलकर ठेले की अच्छी तरह सफाई करते हैं और उस पर नया रंग कर देते हैं। इसके बाद सीमा घर के अंदर जाकर वड़ा पाव बनाती है। फिर दोनों अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर चले जाते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म वड़ा पाव खाइए। धीरे धीरे वहाँ भीड़ लगने लगती है और रामू के सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चंपकलाल की दुकान पर एक ग्राहक नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को रामू के बनाए हुए वड़ा पाव ही पसंद आ रहे थे। तभी चंपकलाल का एक चमचा वहाँ आता है और रामू की दुकान के बारे में सारी बात चंपकलाल को बता देता है। ये सब सुनकर चंपकलाल आग बबूला हो जाता है। दीनू, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी मालिक, बताकर तो देखिए, मैं आपका काम चुटकियों में कर दूंगा। चंपकलाल दीनू के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर दीनू भी हंस पड़ता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आज रात ही इस काम को अंजाम दे दूंगा। रात के 12 बजे रामू और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी दीनू और उसके साथी उसके घर में घुस जाते हैं और उसके वड़ा पाव में कुछ मिलाकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह कल की तरह रामू और सीमा अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच जाते हैं। रोज की तरह वहां लोगों की भीड़ जुटने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक एक ग्राहक की तबीयत बिगड़ जाती है। देखते ही देखते कई और लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है। सभी बीमार लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इन सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है। इनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है। ये सब सुनकर गांव के लोग गुस्से से भर उठते हैं और रामू के ठेले की ओर चल पड़ते हैं। इतने सारे लोगों को अपनी ओर आते देखकर रामू और सीमा घबरा जाते हैं। रामू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें खराब बड़ा पाव खिलाने की? इसमें तुमने क्या मिलाया है? जल्दी सच सच बता, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही रामू घबराते हुए कहता है, आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। ये कहते कहते रामू रोने लगता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे वड़ा पाव खाते ही इतने सारे लोग बीमार कैसे पड़ गए? हम तुम्हें 1 दिन का समय देते हैं। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। रामू और सीमा दुखी मन से घर लौट आते हैं। वहीं दूसरी ओर दीनू का बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसके इलाज के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वो तुरंत सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। वैसे भी आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैंने कर दिया है। कृपया मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यहां से चले जाओ, वरना अच्छा थैंक्स होगा। ये सुनते ही दीनू घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने रामू के साथ जो कुछ भी किया वो कितना गलत था। वो तुरंत वहां से रामू के घर की ओर निकल पड़ता है। रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। क्या हुआ दीनू?
तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? दीनू को सेठ ने जो कुछ भी करने के लिए कहा था वो सब रामू को बता देता है। ये सब सुनकर रामू को बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन चौराहे पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। दीनू सबके सामने चंपकलाल की सच्चाई उजागर कर देता है। दीनू की बातें सुनकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस दीनू का बयान दर्ज करती है और फिर सेठ चंपकलाल की हवेली पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है।